इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मनोविज्ञान के इस सेशन में। बाल विकास के में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। जुड़ जाइए सभी एक बार सेशन के साथ में शेयर करते हुए। 3 दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी, कुछ टेक्निकल इश्यू थे तो कुछ परेशानी आ गई थी, इसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, अब यहाँ से आगे रेगुलर क्लास रखेंगे। जुड़ जाइए आप सभी, ठीक है ना। और देखिए, अपन जो अध्ययन कर रहे थे, अपन चर्चा कर रहे थे मनोविज्ञान के संप्रदाय, और संप्रदाय में हमने सबसे पहले चर्चा कर ली थी मनोविज्ञान का जो प्रथम संप्रदाय है संरचनावादी संप्रदाय। और संरचनावादी संप्रदाय के बाद में हमने दूसरा जो संप्रदाय है प्रकार्यवाद, जिसको फंक्शनिज्म बोलते हैं। और जो तीसरा संप्रदाय था वो है आपका व्यवहारवाद, उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था गेस्टाल्टवाद। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगला जो संप्रदाय है उसको बोलते हैं मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवादी, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय, साइको एनालिटिकल स्कूल, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय, ठीक है ना। जुड़ जाइए एक बार सेशन को शेयर करते हुए, सब क्लास के साथ जुड़ जाइए। क्लियर? मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ये जो संप्रदाय है मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? इस संप्रदाय की उत्पत्ति मानी जाती है सन 1900 से। इसकी उत्पत्ति हुई है सन 1900 में, यानी 19वीं सदी में, सदी सन 1900 में, ठीक है। इसके जो प्रतिपादक हैं, इस संप्रदाय के प्रतिपादक किसको माना जाता है? इस संप्रदाय का प्रतिपादक या संस्थापक माना जाता है सिगमंड फ्रायड को। किसको माना जाता है? सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। सिगमंड फ्रायड कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? ये आपके वियना, ऑस्ट्रिया देश के मनोवैज्ञानिक हैं। वियना, ऑस्ट्रिया, वहां के ये मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा मनोविश्लेषण शब्द है, यानी साइको एनालिटिकल जो वर्ड है, ये वास्तव में कहां से लिया गया है? यानी मनोविश्लेषणवाद शब्द जो है ये वास्तव में कौन से क्षेत्र से लिया गया है? ये चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र से लिया गया है, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको, मनोविश्लेषणवाद शब्द, मनोविश्लेषण वाद शब्द की व्युत्पत्ति, इस शब्द की व्युत्पत्ति चिकित्सा शास्त्र से मानी जाती है। कौन से शास्त्र से? चिकित्सा शास्त्र से मानी जाती है। चिकित्सा शास्त्र से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय या मनोविश्लेषणवाद शब्द कौन से क्षेत्र से इसकी व्युत्पत्ति हुई है? चिकित्सा शास्त्र से इसकी व्युत्पत्ति मानी जाती है। एक्चुअल में जो फ्रायड थे ना, एक मनोचिकित्सक थे, एक तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया करते थे, लेकिन इनके शिष्य थे जिनका नाम था एडलर। एक शिष्य था इनका युंग, जिसको कार्ल युंग या जुंग भी कहते हैं, और इनकी लड़की थी अन्ना फ्रायड। ये तीनों मिलकर के हमारे सिगमंड फ्रायड को हमारे शिक्षा के क्षेत्र में लेकर के आए थे, है ना। ये ध्यान रखना है। तो इसके प्रतिपादक तो हो गए सिगमंड फ्रायड, और हम बात करें कि इस संप्रदाय के समर्थक कौन है, यानी इसके जो समर्थक हैं, तो समर्थकों में नाम आता है एक तो एडलर, एडलर साहब का। एक नाम आता है कार्ल युंग। युंग जुंग एक ही बात है, कभी युंग कह देते हैं, कभी जुंग कह देते हैं, ठीक है ना, युंग जुंग। और ये इसके क्या माने जाते हैं? प्रमुख समर्थक हैं इनके, एडलर और कार्ल जुंग, ठीक है ना। यानी मनोविश्लेषणवादी
आंसर की स्पेशल पाठशाला। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया आपको, प्रणाम आप सबके लिए, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इसके जो समर्थक हैं, एडलर है, कार्ल जुंग। कार्ल जुंग वही है जिन्होंने व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण दिया साइकोलॉजिकल बेस पे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। और तीसरा हमने वर्तमान में जोड़ा उभयमुखी। उभयमुखी इन्होंने नहीं बताया था। उभयमुखी जो थे वो जुंग के एक शिष्य थे जिसका नाम था आलपोर्ट, सॉरी डब्ल्यूजी आलपोर्ट, उन्होंने इसको बताया था, ठीक है। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण दिया है मनोवैज्ञानिक आधार पर, वो किसने दिया है? वो आपके जुंग ने। ये युंग और एडलर जो थे ये सिगमंड फ्रायड से काफी हद तक समर्थन करते थे, ठीक है। तो इस संप्रदाय के समर्थक कौन है? एडलर और कार्ल जुंग। व्युत्पत्ति कहां से हुई है शब्द की? याद रखना, चिकित्सा शास्त्र से इसकी व्युत्पत्ति मानी गई है। अब ये जो संप्रदाय है, सबसे बड़ी बात, इस संप्रदाय को, इंपॉर्टेंट बात है, इस संप्रदाय को मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा जाता है। यानी इस संप्रदाय को क्या कहा जाता है? फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं इसको। यानी मनोविज्ञान का प्रथम बल, इसको बोलते हैं हिंदी में मनोविज्ञान का प्रथम बल कौन से संप्रदाय को कहा जाता है? प्रश्न आया आपके लिए कि मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय कौन से संप्रदाय को कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या हो रहेगा? आपका आंसर रहेगा मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय को मनोविज्ञान का प्रथम बल यानी फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मनोविज्ञान के अंदर 3 बल हैं। देखो अभी यहां पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट फोर्स की, हमने बात कर ली कि फर्स्ट फोर्स किसको माना जाता है? हमारे फर्स्ट फोर्स माना जाता है साइको एनालिटिकल स्कूल को, यानी मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय को। याद रखना मनोविज्ञान के अंदर 3 बल हैं। देखो इसका प्रथम बल, मनोविज्ञान का प्रथम बल, फर्स्ट फोर्स, प्रथम बल तो अपन कहते हैं मनोविश्लेषणवाद को। इसको कहते हैं मनोविश्लेषणवाद को मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा जाता है, ठीक है ना। प्रथम बल क्या कहा जाता है? इसको प्रथम बल कहा जाता है, मनोविश्लेषणवाद को। यहीं पर हम बात करें कि मनोविज्ञान का द्वितीय बल क्या है? द्वितीय बल, सेकंड फोर्स किसको मानते हैं? तो याद रखना सेकंड फोर्स है हमारा व्यवहारवादी संप्रदाय। कौन सा? व्यवहारवादी संप्रदाय। व्यवहारवादी संप्रदाय को मनोविज्ञान का द्वितीय बल कहा जाता है, सेकंड बल कहा जाता है। वही बात करें इसका तृतीय बल, थर्ड फोर्स, तृतीय बल, तृतीय बल कहा जाता है मानवतावादी संप्रदाय को, ह्यूमनिस्टिक स्कूल, मानवतावादी संप्रदाय, ये इसका क्या माना जाता है? तृतीय बल माना जाता है। तो मनोविज्ञान में कितने बल हैं, कितने फोर्स हैं? याद रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रथम बल कौन से संप्रदाय को बोलते हैं? मनोविश्लेषणवाद यानी साइको एनालिटिकल स्कूल्स को। प्रणाम भैया अमित कुमार। द्वितीय बल व्यवहारवादी संप्रदाय को कहते हैं, बिहेवियरिज्म जिसको कहते हैं। तीसरा जो बल है वो मानवतावादी संप्रदाय, ह्यूमनिस्टिक स्कूल जिसको कहते हैं। इन तीनों को मनोविज्ञान के बल कहते हैं। तो आपसे पेपर में प्रश्न पूछा गया फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का प्रथम बल, तो आपका आंसर क्या रहेगा? मनोविश्लेषणवाद। मनोविज्ञान का दूसरा बल व्यवहारवाद, और मनोविज्ञान का तीसरा बल वो क्या हो जाएगा? मानवतावादी संप्रदाय। क्लियर है? चलिए, तो देखो इसी के लिए हम चर्चा कर रहे थे आपसे कि हमारा जो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय उत्पत्ति हमने करा दी इसके सन 1900 में। प्रतिपादक कौन है इसके? इसके प्रतिपादक हैं हमारे सिगमंड फ्रायड। फ्रायड कहां के हैं? वियना ऑस्ट्रिया के। इस शब्द की व्युत्पत्ति कहां से मानी जाती है? चिकित्सा शास्त्र से। समर्थक कौन थे? एडलर, कार्ल युंग, जुंग। फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी किसको कहते हैं? मनोविश्लेषणवाद को। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि इस संप्रदाय को फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का प्रथम बल माना जाता है, ठीक है।
यहां तक की बातें आप समझ में आ गए होंगे। अब देखो इस मनोविश्लेषणवाद में होता क्या है साहेब, इस मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय में होता क्या है, मेन इसका काम क्या है, इसमें अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है इस संप्रदाय में, ठीक है ना। इस संप्रदाय में अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। कौन से मन का? अचेतन मन। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। कौन से संप्रदाय में अचेतन मन का अध्ययन होता है? तो मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय में। अचेतन मन, अचेतन मन क्या है? ये जो अचेतन मन है, ठीक है ना, मैंने पहले भी चर्चा की थी आपको कि फ्रायड ने मन के दो पक्ष बताए थे। पुनः रिकैप कर रहा हूं, फ्रायड ने मन के कितने पक्ष बताए? ध्यान से सुनना। फ्रायड ने मन के दो पक्ष बताए थे। कितने पक्ष? दो पक्ष। मन के दो पक्ष बताए थे, ठीक है। पहला पक्ष होता है और ये दूसरा पक्ष। कितने पक्ष हो गए? दो। आपका जो प्रथम पक्ष है मनोविज्ञान का मन के, वो कौन सा है? सबसे पहला है स्थलाकृतिक पक्ष। स्थलाकृतिक पक्ष, ठीक है। और भैया दूसरे वाले जो उन्होंने बताए वो बताए आपके गत्यात्मक पक्ष। गत्यात्मक पक्ष। तो फ्रायड ने मन के कितने पक्ष बताए? मन के दो ही पक्ष बताए, स्थलाकृतिक और गत्यात्मक, ठीक है। फ्रायड ने स्थलाकृतिक पक्षों को, इसको भी पुनः कितने भागों में बांट दिया? इसके भी तीन प्रकार बताए। इसके भी कितने प्रकार बताए हैं? स्थलाकृतिक को भी तीन भागों में डिवाइड कर दिया। अब वो तीन भाग कौन कौन से? देखो, सबसे पहले नंबर एक बात कर ले। पहला आता है चेतन मन। कौन सा मन? चेतन मन। ध्यान से सुनना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता ही आता है। यहां से तो ये एक ऐसा टॉपिक है, यहां से तो पेपर में हर एग्जाम में, टीचर शिक्षक भर्ती के हर बैच में, किसी नेट में, है ना, EMRS में, CTET में, बिहार सेट में, यूपी टेट में, झारखंड टेट में, रीट में, ग्रेड फर्स्ट सेकंड, PGT, TGT, जितने भी शिक्षक भर्ती के हैं, फ्रायड अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट है, तो उनसे तो क्वेश्चन आते ही आते। चेतन मन, ठीक है ना। दूसरा इन्होंने बताया अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन। और तीसरा बताया है अचेतन मन। कौन सा मन? अचेतन मन। मन के कितने पार्ट हो गए? तीन। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, ठीक है ना। याद रहेगा, बताओ। चेतन, अचेतन और अर्धचेतन कितने भाग बताए हैं? तीन, ठीक है। अब इसमें ये तो हो गए स्थलाकृतिक। अब यहां पे बात करें जो गत्यात्मक पक्ष है, इसके भी कितने प्रकार बताएं? इसको भी तीन भागों में, यानी इसके भी कितने प्रकार हैं? तीन भागों में बांटा है, या तीन प्रकार है। इसमें कौन सा है? देखो, नंबर एक, पहले बात कर लें, पहला कौन सा है? पहला हो जाएगा इसमें इड। इड, इड को बोलते हैं इदम। और दूसरा है ईगो। ईगो को बोलते हैं अपन अहम। और तीसरा है सुपर ईगो। कौन सा है? सुपर ईगो। इसको बोलते हैं भाइयों परा अहम। कितने भाग हो गए? तीन, ठीक है। एक आपके स्थलाकृतिक पक्ष और एक आपके गत्यात्मक। अब ये जो पर्टिकुलर आपका साइको एनालिटिकल स्कूल है, यानी मनोविश्लेषणवादी जो संप्रदाय है, ये स्पेशली जो है वो अचेतन मन का अध्ययन करता है, यानी नंबर तीसरे वाले का। ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना, ठीक है ना। चेतन मन जो होता है ना, वो हमारे कुल मन का कितना भाग होता है? चेतन मन हमारे कुल मन का 1/10 भाग होता है, या कह सकते हैं प्रतिशत में 10%, ठीक है ना।
अचेतन मन और अचेतन मन इन दोनों का कितना होता है मिलाकर के 9/10 भाग, या कह सकते हैं 90%। ठीक है, ये जो अर्धचेतन मन है ये चेतन और अचेतन के बीच में किसका काम करता है? सेतु का। सेतु बोले तो पुल का, इंग्लिश में बोले तो ब्रिज, ब्रिज का काम करता है। ठीक है, ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। चेतन मन जो है वो हमारी जागरूक अवस्था है, अर्धचेतन जो है वो कहीं ना कहीं हमारी अर्धसुप्त अवस्था या एक तरह से नींद वाली अवस्था, और अचेतन जो है वो हमारी दुखद बातें, कटु अनुभूतियों, अतृप्त इच्छाओं, ऐसी चीजें जिनकी पूर्ति नहीं हुई है, वो हमारे मन के कौन से पार्ट में रहते हैं? वो हमारे मन के अचेतन भाग में रहते हैं। तो अचेतन मन में जब व्यक्ति के अंदर कोई चीजें आती हैं तो व्यक्ति का जो व्यवहार है वो बदल जाता है, और ऐसे मन का अध्ययन मनोविज्ञान के कौन से संप्रदाय में किया जाता है? मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। ठीक है ना भाई? तो मन के कितने पक्ष बताएं ये आपको ध्यान रखना, और इसमें कौन से मन का अध्ययन किया जाता है? इसमें अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हैं, ठीक है ना? अदरवाइज आगे चलते हैं। फिर देखिए अगला, अब अचेतन मन का इसमें अध्ययन हो रहा है, ठीक है ना? अब आपसे प्रश्न आता है कि फ्रायड ने अचेतन मन के अध्ययन के लिए कौन सी विधियां बताई हैं? तो देखो, अचेतन मन के अध्ययन के लिए, अचेतन मन के अध्ययन के लिए, मन के अध्ययन के लिए प्रक्षेपी विधियां, कौन सी विधि? प्रक्षेपी विधियां। ठीक है, कैसी होती हैं? प्रक्षेपी विधियां सबसे अच्छी होती है, सबसे अच्छी। अचेतन मन का अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? प्रक्षेपी विधि है। कौन सी? प्रक्षेपी। प्रक्षेपी को भैया इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टिव मेथड, प्रोजेक्टिव मेथड। ये जो मेथड्स हैं प्रोजेक्टिव, ये अचेतन मन के अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ विधियां हैं, या सबसे अच्छी कह सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ विधि भी कह सकते हैं। ठीक है ना? सर्वश्रेष्ठ एक ही बात है, सर्वश्रेष्ठ विधि। ठीक है ना? ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि अचेतन मन के अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? प्रक्षेपी। अब यहीं पर एक प्रश्न आता है कि सबसे पहले प्रक्षेपण शब्द का उपयोग किसने किया? तो यहीं पर आप ध्यान दें, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम प्रक्षेपण शब्द का उपयोग, प्रक्षेपण शब्द का उपयोग, शब्द का उपयोग फ्रायड ने किया था। किसने किया था? फ्रायड ने किया। सबसे पहले प्रक्षेपण शब्द का उपयोग किसने किया? फ्रायड ने। इंपॉर्टेंट चीज है, एक फैक्ट इंपॉर्टेंट। प्रक्षेपण हुआ, दमन हुआ, समन हुआ, है ना? ये शब्दावली किसने दी है? सिगमंड फ्रायड ने। प्रक्षेपण भी, इसके साथ दमन, दमन को बोलते हैं इंग्लिश में रिप्रेशन, समन को बोलते हैं सप्रेशन। यानी आपका प्रोजेक्शन प्रक्षेपण, आपका रिप्रेशन दमन, आपका सप्रेशन समन, ये तीनों जो शब्द दिए हैं वो सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम प्रक्षेपण शब्द का उपयोग किसने किया? फ्रायड। प्रक्षेपण, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन? प्रक्षेपण है क्या? प्रक्षेपण, ठीक है, प्रक्षेपण का मतलब होता है, देखो सामान्य अर्थ में मैं बताऊं कि अपनी गलती किसी दूसरे के माथे मर देना। अब गलती तो है खुद की, और उसका आरोप प्रत्यारोप किसी दूसरे पे लगा देना, वो प्रक्षेपण है। ठीक है ना? प्रक्षेपण का मतलब जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाचना तो आता नहीं है और क्या कह दिया? आंगन टेढ़ा है। या कह सकते हैं कि अगर परीक्षा में कोई विद्यार्थी फेल हो गया तो वो सीधा सा आरोप लगाता है कि मैं इसलिए फेल हो गया कि जो सर संजय सर क्लास लेते हैं ऑनलाइन वो ढंग से नहीं पढ़ाते थे, इस वजह से मेरे नंबर कम आए। यानी गलती तो है खुद की और आरोप प्रत्यारोप कर देते हैं दूसरे के ऊपर। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रक्षेपण। ठीक है, अब यहां प्रक्षेपण का मतलब क्या है
कि अपने मन की बातों को या विचारों को या भावों को स्वयं ना बताकर किसी अन्य उद्दीपक के माध्यम से प्रस्तुत करना क्या कहलाएगा? प्रक्षेपण। यानी अपनी बातों को स्वयं नहीं बता रहा है, किसी अन्य उद्दीपक के सहारे। ठीक है ना? तो इसका मतलब होता है अपने बातों या विचारों को, अपनी बातों या विचारों को स्वयं ना बताकर किसी अन्य उद्दीपक के माध्यम से व्यक्त करना, ये क्या कहलाता है? प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन कहा जाता है। अपने मन की बातों को, विचारों को व्यक्ति स्वयं ना बताकर किसी अन्य उद्दीपक के माध्यम से व्यक्त करता है तो उसको प्रक्षेपण बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्राइड। और वैसे प्रक्षेपण का मतलब ये होता है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है ना? एक क्रिकेट का खिलाड़ी है, जैसे इस समय टीम इंडिया की हालत खराब चल रही है, ठीक है ना, पूरी तरह से टेस्ट में हराया है साउथ अफ्रीका ने, बल्लेबाजों ने लुटिया डुबो दी। तो वहां पर आरोप चल रहा है कि भाई जो कोच है हमारा गौतम गंभीर, उसने टीम के साथ में छेड़छाड़ की, बल्लेबाजों के क्रम बदल दिए। अरे यार, तो ठीक है, अगर छेड़छाड़ कर भी दी तो तुम्हें तो बल्लेबाजी करनी थी ना। तो सारा दोषारोपण किस पे कर दिया जा रहा है? गौतम गंभीर पे कर दिया जा रहा है, जबकि ये कलेक्टिव गलती है, सबकी है, कोच की भी है, उसको भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, और अदर खिलाड़ी की भी है, उसको भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। रेस्पॉन्सिबल तरीके से खेल नहीं पा रहे थे, है ना, गलतियां तो की हैं जिसकी वजह से टीम हारी है, लेकिन उसका दोषारोपण सोशल मीडिया हमारे किस पे कर रहे हैं? एक अकेले एक साथ कोच पे कर रहे कर दिया। ठीक है ना? ये क्या है? ये प्रक्षेपण है, गलती अपनी और दोष किसी और के माथे मढ़ देना। ठीक है? और वैसे यहां प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है कि अपनी बातों, जैसे प्रक्षेपी विधियां होती क्या है? जैसे अपन ने एक टेस्ट है, उस टेस्ट का नाम है SCT। ये आपके पर्सनालिटी टेस्ट में आते हैं, प्रक्षेपी विधियां, अप्रक्षेपी विधियां, मनोविश्लेषणात्मक विधियां। जो व्यक्तिगत टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। जैसे एक प्रक्षेपी विधि है SCT। जैसे आपने प्रक्षेपी विधियों का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा TAT, थैमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। जैसे आपने पढ़ा होगा IBT, इंक ब्लॉट टेस्ट, चाय डब्बा परीक्षण। जैसे आपने पढ़ा होगा CAT, चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट, बाल प्रासंगिक परीक्षण। ठीक है ना? इस तरह के ये जो टेस्ट हैं, SCT, TAT, IBT, CAT, PFT, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, ये सब आपकी कौन सी विधियां हैं? ये आपकी प्रोजेक्टिव मेथड्स हैं, ये आपकी प्रक्षेपी विधियां हैं। अब इसमें होता क्या है? जैसे SCT का मतलब है सेंटेंस कंप्लीटेंस टेस्ट। ठीक है ना? वाक्य पूरा करो। तो जैसे मैंने आपको एक वाक्य लिख के दिया, प्रक्षेपण समझना, मैंने आपको वाक्य लिख के दिया, अगर तुम मिल जाओ, ठीक है ना, समझना इस चीज को, अगर तुम मिल जाओ, और अब आपसे कह दिया इस वाक्य को पूरा करो, अगर तुम मिल जाओ। ठीक है? तो क्या ही करेंगे स्टूडेंट्स? बताइए आप, अगर आपसे कहा जाए कि अगर तुम मिल जाओ, तो आगे इसको कैसे पूरा करेंगे? जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोई तो कहेगा कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, यानी उसने एक सॉन्ग बना दिया। ठीक है ना? इसका मतलब उससे पता चलता है कि अगला जो है वो सिंगर टाइप का है, व्यक्तित्व है। ठीक है? या अगर इसी लाइन को लिख करके अगर तुम मिल जाओ तो हम अंग्रेजों को धूल चटा देंगे। अरे हमारे देसी राजाओं में क्या थी? फूट थी, अगर तुम आपस में मिल जाओ। जैसे वो छावा मूवी है, उसमें कहते हैं ना कि अगर सभी सारे मराठा मिल जाएं तो औरंगजेब की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो भारत पर राज कर लेता, या छावा को परेशान, संभाजी को, महाराज को वो परास्त कर लेता। तो वो यही तो कह रहा था कि भाई अगर हम सब मराठा एक हो जाएं, सारे सामंत एक हो जाएं, तो उनकी हिम्मत नहीं है। ठीक है? तो वहां इसका मतलब हम देश की प्रेम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा व्यक्तित्व कैसा है? देश प्रेमी है। और हम कह रहे हैं कि इसको अगर तुम मिल जाओ,
जमाना छोड़ देंगे हम, तो आपको म्यूजिक याद आ रहा है, इसका मतलब आप संगीतज्ञ हो। ठीक है, इसका मतलब इस लाइन से, और यानी उद्दीपक तो कुछ दूसरा हो गया, और उससे व्यक्ति अपनी बातें विचारों को व्यक्त कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण। क्या कहा जाता है? प्रोजेक्शन कहा जाता है। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कभी कभी मेरे दिल में, कभी कभी, है ना, मेरे दिल में, अब गाना याद आएगा, ख्याल आता है, ठीक है ना। और कभी कभी मेरे दिल में ये विचार आता है कि कैसे हम विद्यार्थियों के हित में और अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसका मतलब गुड टीचर है, ठीक है ना। तो आगे बात समझ में, ये होते हैं आपके, ये जो मैंने आपको लिखा है, टीएटी, आईबीटी, एससीटी, पीएफटी, एफडब्ल्यूएटी, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ये जितने भी टेस्ट हैं ना, ये आपके पर्सनालिटी के टेस्ट हैं, जो कि प्रक्षेपी विधियों में आते हैं। क्लियर? और ये प्रक्षेपी विधियों में क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि इनके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी और वैलिडिटी का गुण पाया जाता है, विश्वसनीयता, वैधता पाई जाती है इनके अंदर। परिणाम जो होते हैं पूरी तरह से प्रमाणिक निकल करके आ जाते हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले प्रक्षेपण शब्द का उपयोग किसने कर दिया है? हमारे सिगमंड फ्रायड ने। क्लियर? याद रहेगा। अब ये जो प्रक्षेपण शब्द है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। हमारे फ्रायड ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन दिया, जो अक्सर मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि क्या कथन है? देखो, इंपॉर्टेंट कथन है। फ्रायड ने अचेतन मन की तुलना, सॉरी, फ्रायड ने मन की तुलना, किसकी? मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से की है। हिमखंड, बर्फ का टुकड़ा, आइस पीस। हिमखंड, या इसको कह सकते हैं बर्फ के टुकड़े से, बर्फ के टुकड़े से की है, टुकड़े से की है। पेपर चेक करना ओल्ड, कितनी बार आया है प्रश्न, कितनी बार आया है? किसने कहा, किसने मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से की है, आइस पीस से की है, ठीक है ना। आइस का मतलब बर्फ का टुकड़ा, ठीक है ना, कुछ भी कह दे, बर्फ, हिमखंड कह दे, बर्फ का टुकड़ा कह दे, इंग्लिश में आइस पीस रहेगा। ओके, किसने मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से की है? तो फ्रायड ने। क्यों की है? देखो भाई, अब इसको मैं आपको स्पष्ट कर देते कि इन्होंने मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से क्यों की है। देखो भैया, ये है समुद्र, क्या है ये? हमारा समुद्र, ये पानी है, ठीक है ना। ये प्रशांत महासागर में पानी बह रहा है, ठीक है ना। और प्रशांत महासागर में बर्फ के क्या रहे हैं? एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो आपने कभी देखा होगा, बर्फ जो का टुकड़ा होता है, थोड़ा सा हिस्सा तो ऊपर होता है, और ज्यादातर हिस्सा कहां रहता है? नीचे। थोड़ा सा हिस्सा तो कहां रहता है? ऊपर, ये वाला, ये इसकी सतह है, ठीक है ना, सतह। और कुछ हिस्सा हमें सतह के अंदर भी दिखाई देता है, ये वाला जो मैं आपको डार्क कर रहा हूं, ये कुछ हिस्सा ऐसा है जो आपको ऊपर से अंदर भी दिखाई देता है, पूरा दिखाई नहीं देगा, कुछ हिस्सा, ठीक है ना। अब देखना, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको अपन कहेंगे चेतन मन। इसको तो क्या कहेंगे हम? चेतन मन, जो सबसे कम है। कितना भाग है? 1/10 भाग। ये जो सतह पर है, इसको अपन कहेंगे अर्धचेतन मन। क्या कहेंगे भाई? अर्धचेतन मन कहेंगे, सेमी कॉन्सेंस, अर्धचेतन मन है ये हमारा। और ये जो बड़ा हिस्सा जो पानी में डूबा हुआ है, बड़ा पार्ट जो पानी में डूबा हुआ है, इसको अपन क्या कहेंगे? अचेतन मन। अचेतन मन, कौन सा मन कहेंगे इसको? अचेतन मन कहा जाएगा, ठीक है। और अचेतन मन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अतृप्त इच्छाओं का घर। अतृप्त, अतृप्त, जिनकी तृप्ति नहीं हुई, जिनकी प्राप्ति नहीं हुई, ठीक है, अतृप्त कहेंगे, या दुखद, दुखद या कष्टदायी, कष्टदायी बातों का घर है ये। बातों का घर किसको कहते हैं? अचेतन मन को कहते हैं। और अचेतन मन में ये जो बातें रहती है ना, ये बातें कौन से रूप में रहती हैं? सक्रिय। अचेतन मन में भी निष्क्रिय नहीं होती है, सक्रिय रहती है, ठीक है। आ रहा है समझ में? अचेतन मन में ये बातें कैसी रहती हैं? सक्रिय रूप में रहती हैं, निष्क्रिय रूप में नहीं रहती।
तो फ्रायड ने मन की तुलना की है समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से। ये तीन डायग्राम समझ में आया, अचेतन मन, चेतन मन, और ये आपका तीसरा जो ये जो डूबा हुआ हिस्सा है ना, ये जो डूबा हुआ पार्ट है बर्फ का, जो सबसे गहरा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, ये हमारा कौन सा मन रहेगा? अचेतन। लगभग 90% के करीब है। अब ये जो बीच में मैंने लेयर से दिखाया ये वाला पार्ट, यानी ये तो पानी की सतह हो गई, और सतह से अपन देखते ना पानी में देखेंगे तो कुछ हिस्सा हमें डूबा दिखेगा। इसका मतलब ये कौन सा मन है? ये हमारा अचेतन मन है, जो कि चेतन और अचेतन के बीच में, यानी चेतन मन व अचेतन के बीच में, अचेतन मन के बीच में सेतु का काम कर रहा है। सेतु का मतलब समझ गया? पुल, ब्रिज का काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कभी कभी क्या होता है कि आपने, जैसे मान लो मेरे हाथ में क्या, ये मार्कर है, ये बोर्ड पर लिखने वाला मार्कर है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी कोई क्लास में आया तो मैंने उससे बात करना प्रारंभ किया, मैंने उसको यहां पर रख दिया। ओके, अब थोड़ी देर बाद में आता हूं तो मैं देखता हूं अरे मार्कर कहां रख दिया, अरे अभी तो यहीं था, हाथ में था, और औरों से पूछूंगा कहां रख दिया। फिर अचानक से मुझे याद आता अरे यार ये रखा, मैंने रखा था। ठीक है ना? तो अचानक से चीजों को भूल जाना, अचानक से अटक जाना, यार मैंने आपको कहीं देखा है, यार कहां देखा, अरे यार याद आया, मैं उस समय शादी में गया था ना, है ना, मैं सोनीपत गया था, मैं पानीपत गया था, मैं वहां पे गया था, तब मुझे तुम वहां मिले थे। ठीक है ना? तो अचानक से याद आना, अचानक से भूल जाना, अचानक से याद आ जाना, ठीक है, इसको, ये कौन से मन में रहता है? अर्धचेतन में। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप एग्जाम हॉल में जाते हो, सुबह कोई प्रश्न पढ़ के गए हो अच्छे से, और आपने खूब पढ़ के गए हो उसको। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि फ्रायड ने मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से की है, तो वहां पे आया किसने मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े से की है? पेपर में आ गया। तो वे पढ़ के, ऑनलाइन पढ़ के गए हो, और शाम को आपका पेपर है, और वो पेपर में प्रश्न आ रहा है, अरे यार सर ने पढ़ाया तो था यार, सुबह पढ़ के आया हूं, लेकिन अब याद नहीं आ रहा उन्होंने उत्तर क्या बताया था, फ्रायड बताया था, एडलर बताया था, युंग बताया था, कंफ्यूज हो गए। ठीक है ना? अब क्या करोगे? उसी पे तो अटके नहीं रहोगे, आगे बढ़ जाओगे, छोड़ दोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्केंगे तो छोड़ देंगे, नेगेटिव नहीं है तो तुक्का मार दोगे। ठीक है ना? आप उस पर बढ़ गए आगे, और जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ, कॉफी एग्जामिनर के हैंड ओवर की, गेट पर आए थे, अरे यार, ओ यार, तू तो बताया था फ्रायड अचेतन मन, फ्रायड की बात कर, अरे यार आता वो रह गया। वो हमारे मन के कौन से पार्ट में था? वो अर्धचेतन मन में था। लेकिन चूंकि निरंतर हम उस पर सोच रहे हैं, तो वो अर्धचेतन से निकल करके वो चीज कहां गई? आपकी चेतना में, और आपको भूली हुई चीज याद आ गई। ठीक है? अब जैसे मैंने कहा मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमखंड, समुद्र में क्या आती है? लहरें। ठीक है, ज्वार भाटे आते हैं। जैसे अगर हल्का सा लहर आए तो अर्धचेतन की बातें कौन से मन में आएंगी? चेतना में। वहां तो आपको भूली हुई चीजें याद आ जाएंगी। लेकिन जब बहुत अधिक उछाल आता है जीवन में, ठीक है, तो ये अचेतन मन जो है, जो दुखद बातों का घर है, अतृप्त इच्छाओं का घर है, कष्टदायी बातों का घर है, ठीक है, आपके जीवन के ऐसे अनुभव जो बड़े कटु हैं, तो जिनको आप याद नहीं करना चाहते, वो आपके मन के कौन से पार्ट में है? अचेतन में। वो जब निकल करके जब उछाल आएगा तो बर्फ का टुकड़ा ऊपर जाएगा, मतलब अचेतन मन ऊपर आएगा, और ऊपर कौन सा मन है? चेतना। और जब ये चीज अचेतन मन की बातें व्यक्ति की चेतना में आ जाती हैं, तो वही व्यक्ति का व्यवहार सामान्य से बदल करके कैसा हो जाता है दोस्तों? असामान्य हो जाता है। और उसी असामान्य व्यवहार के बारे में अचेतन मन को अध्ययन करने की जो सर्वश्रेष्ठ विधियां बताई हैं, वो प्रक्षेपी विधि। मनोविश्लेषणवाद में इन चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो कौन से मन का अध्ययन होता है इसमें? अचेतन मन का। आई थिंक मेरी बात से आप सेटिस्फाई हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। अब आपको ये क्लियर पता है, ठीक है, अतृप्त बातें, दुखद बातें अचेतन मन में रहती हैं, ऐसी बातें जिनको आप जबरन दबाना चाहते हो। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। क्यों नहीं भुला पाए? क्योंकि वो आपके अचेतन मन में है। ठीक है, वो याद 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 बस याद रह जाती हैं, अचानक से याद आ जाती है। ठीक है, तो वो आपके अचेतन मन में है। ओके, क्लियर है? अब देखो,
ये जो मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय है, इसको मनोविज्ञान में 3 रूपों में निरूपित किया जाता है, ठीक है ना। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय को मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय को मनोविज्ञान 3 रूपों में, कितने रूपों में? 3 रूपों में निरूपित किया जाता है, मतलब जाना जाता है, निरूपित किया जाता है। यानी इस साइको एनालिटिकल मेथड को हम साइकोलॉजी में 3 अर्थों में पढ़ते हैं। नंबर 1, पहली बात करें किस अर्थ में, पहला पढ़ते हैं इसको अपन। सबसे पहले बात तो मनोविज्ञान का एक संप्रदाय है जो जिसमें अपन इसको पढ़ रहे हैं। क्या है ये? मनोविज्ञान का एक संप्रदाय, एक संप्रदाय के रूप में, मनोविज्ञान के एक संप्रदाय के रूप में हम इसको पढ़ते हैं, एक संप्रदाय के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। पहली चीज पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं? साइको एनालिटिकल स्कूल्स, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय, जिसको कि मनोविज्ञान का प्रथम जैविक बल, फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, और सेकंड बोलते हैं व्यवहारवाद को, थर्ड बोलते हैं मानवतावाद को, याद रखना, ठीक है। तो एक संप्रदाय के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं, इसको पढ़ते हैं। नंबर 2, दूसरा मानसिक रोगियों की एक विधि के रूप में, मानसिक रोगी, मेंटल जो पेशेंट होते हैं, तो मानसिक रोगियों की एक विधि के रूप में भी हम इसको पढ़ते हैं, एक विधि के रूप में, विधि के रूप में। और नंबर 3, तीसरा जो है, तीसरा है ये व्यक्तित्व का एक सिद्धांत, पर्सनैलिटी का एक सिद्धांत है, पर्सनैलिटी के सिद्धांत है, जिसमें एक सिद्धांत आएगा मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्रायड। वहां अपन बात करेंगे इड ईगो एंड सुपर ईगो की, ठीक है ना। तो व्यक्तित्व का एक सिद्धांत, व्यक्तित्व के एक सिद्धांत के रूप में, सिद्धांत के रूप में, ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय को मनोविज्ञान में कितने रूपों में या कितने भागों में अध्ययन किया जाता है? 3। नंबर 1, पहला तो है मनोविज्ञान का एक संप्रदाय, दूसरा हो गया मानसिक रोगियों की एक विधि के रूप में, और तीसरा हो गया हमारा व्यक्तित्व का एक क्या? सिद्धांत, ठीक है ना। नेक्स्ट, फ्रायड ने, नेक्स्ट सुनना, फ्रायड ने अचेतन मन के अध्ययन के लिए, मन के अध्ययन के लिए 3 विधियां बताई हैं। कितनी? 3 विधियां। नंबर 1 कौन कौन सी है? देखो 3 विधि। पहला है मुक्त साहचर्य परीक्षण, मुक्त साहचर्य, प्री एसोसिएशन टेस्ट, मुक्त साहचर्य परीक्षण। दूसरा इन्होंने बताया है स्वप्न विश्लेषण, स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस। और तीसरा इन्होंने बताया है, तीसरा बताया इन्होंने सम्मोहन, हिप्नोटिज्म, सम्मोहन, हिप्नोटिज्म, ठीक है ना। 3 विधियां बताई हैं, कौन कौन सी? मुक्त साहचर्य परीक्षण, स्वप्न विश्लेषण एंड सम्मोहन। ये हो गया आपका मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। प्रतिपादक संस्थापक कौन है? सिगमंड फ्रायड। उत्पत्ति कब हुई? सन 19। ठीक है भाई, आया समझ में? यहां तक एक बार जितने भी देख रहे हो फटाफट थम्स अप कर दिया करो कुछ। चलें आगे, बढ़ते हैं आगे। देखो अब अगला संप्रदाय लेते हैं। अगला आता है मानवतावादी संप्रदाय, मानवतावादी संप्रदाय, मानवतावादी संप्रदाय, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक स्कूल, मानवतावादी संप्रदाय, इसके संस्थापक या प्रतिपादक कौन है? इसके संस्थापक हैं, संस्थापक माने जाते हैं अब्राहम मैस्लो,
एब्राहम मैस्लो, मानवतावादी संप्रदाय के प्रतिपादक हैं एब्राहम मैस्लो। ठीक है साहब। और इसके जो सहयोगी माने जाते हैं, इसमें सहयोगी सहयोगी हैं कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स, उन्होंने अधिगम का एक सिद्धांत दिया था, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत किस दिया था? कार्ल रोजर्स। ये इसके कौन थे? सहयोगी। अभी हमारे यहाँ रीट में पेपर में प्रश्न आया था, रीट में, कि निम्न में से कौन सा मानवतावादी संप्रदाय से संबंधित है? तो उन्होंने मेन हीरो को नहीं लिया था, साइड हीरो को लिया था। ये मेन है, ये साइड में सहयोगी तो है एक, लेकिन उन्होंने एब्राहम मैस्लो नाम दे करके कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति है जो मानवतावादी संप्रदाय से संबंध रखता है। अभी हाल में ही राजस्थान के रीट प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखना, कार्ल रोजर्स का जो संबंध है वो मानवतावादी संप्रदाय है, क्योंकि समर्थन करते हैं। जैसे अभी मनोविश्लेषणवाद की बात करें तो फ्रायड तो मेन है, लेकिन साथ में कौन है? एडलर है और जुंग है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये विशेष तौर पे आपको चीजें याद रखनी होगी। अब मानवतावादी संप्रदाय, इसमें मैस्लो का मानना क्या था कि भैया अगर हमें व्यक्ति को समझना है तो व्यक्ति के जीवन में उसकी मांगों की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। इसकी मांग का मतलब नीड। व्यक्ति को समझने के लिए या व्यक्ति के जीवन को समझने के लिए व्यक्ति की मांगों को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के जीवन में उसकी मांगों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मांग, नीड, आवश्यकता, जनरली कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमें आवश्यकता महसूस होती है तब हम काम करने जाते हैं। अगर हमें आवश्यकता नहीं हो तो हम काम करने जाएंगे क्या? नहीं कर पे आराम से। आपको आवश्यकता है पेपर फाइट करने की, तभी तो आप क्लास में लेने आते हो। अगर आपको नीड ही नहीं है तो कोई मतलब है क्या? नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति बिना आवश्यकता के तो काम करेगा ही नहीं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक है, तो मैस्लो साहब का मानना था कि एक मनोवैज्ञानिक भी थे, एक अर्थशास्त्री भी थे। ये मांग पूर्ति, मांग का मतलब इकोनॉमिक्स से है। ठीक है ना, तो ये अर्थशास्त्री भी थे और एक मनोवैज्ञानिक भी थे। तो इनका मानना क्या था? ध्यान रखना, ये मैस्लो एक मनोवैज्ञानिक भी है और एक अर्थशास्त्री। मनोवैज्ञानिक भी था ये और ये अर्थशास्त्री भी है। अर्थशास्त्री, इकोनॉमिक। ठीक है ना, दोनों का मिक्सअप पाया जाता है इनमें। एब्राहम मैस्लो साहब ने, मैस्लो का मानना क्या था कि अगर हमें व्यक्ति के जीवन को समझना है तो सबसे पहले व्यक्ति के जीवन में उसकी मांगों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। ठीक है ना, तो लिखो इनका मानना क्या था। यानी मैस्लो का मानना था कि, मैस्लो का मानना था कि व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में उसकी मांगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है साहब, हर व्यक्ति के जीवन में उसकी जो मांग है, नीड है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट इन्होंने कहा, इसलिए व्यक्ति को समझने के लिए, उसकी मांगों या आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाना जरूरी है। कि भाई इसकी आवश्यकता क्या है, इसका अध्ययन होना बहुत जरूरी है।
व्यक्ति को समझने के लिए व्यक्ति के जीवन में उसकी मांगों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अगर हमें इंसान को समझना है, मानव को अगर समझना है, तो मानव की मांगों को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है ना। मैस्लो ने कुल ऐसी कितनी आप मांगे बताई हैं? मैस्लो ने ऐसी कुल 5 कितनी कुल 5 आवश्यकताएं या मांग बतलाई। आवश्यकताएं बतलाई हैं। कितनी बताई हैं? 5। ऐसी कुल 5 आवश्यकताएं बतलाई हैं जिनकी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी क्या रहती है? मांग रहती है। ठीक है ना। वो 5 आवश्यकताएं इन्होंने एक पिरामिड के रूप में, यानी एक पिरामिड के रूप में ये 5 आवश्यकताएं बताई हैं, एक त्रिभुज या पिरामिड के रूप में। ठीक है। इन आवश्यकताओं को बांटा है 5 भागों में, 1 2 3 और 2 5। ठीक है भाई, कितनी आवश्यकताएं हो गई? 5 आवश्यकताएं। अगर हमें व्यक्ति को समझना है तो उसके जीवन की 5 आवश्यकताओं को समझना पड़ेगा। अब 5 आवश्यकताएं कौन कौन सी? देखो, सबसे पहले नंबर 1, पहली है नंबर 1 जैविक आवश्यक। कौन सी? जैविक, या इसको दैहिक भी बोल देते हैं। दैहिक, जैविक या दैहिक आवश्यकता। आ का मतलब समझना आवश्यकता है। ठीक है, जैविक या दैहिक। दूसरी जो आती है, जब जैविक दैहिक का मतलब है कि सबसे पहले जब पिक्चर देखना, रोटी कपड़ा और मकान। तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, और आपके सर के ऊपर क्या होनी चाहिए? एक छत। तो रोटी कपड़ा और मकान ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जैविक ऐसी आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति करना जरूरी है, नहीं तो जीवन नहीं चलेगा। बगैर पानी के जी सकते हो क्या? नहीं। बगैर खाने के रह सकते हो क्या? नहीं। बगैर ऑक्सीजन लिए रह सकते हो क्या? नहीं। तो ये आपकी जिनकी मांग, नीड हमारी बॉडी करती है। ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं बायोटिक नीड्स, जैविक आवश्यकताएं। दैहिक, देह का मतलब हमारा जो शरीर मांग रहा है। हमें बिना पानी के रहोगे क्या? नहीं रह पाओगे, मर जाओगे। बिना खाने रह सकते हो क्या? 1 दिन रह जाओगे, 2 दिन रह जाओगे, मर जाओगे। ठीक है ना। एक बार को आपको पैसा नहीं मिले बच जाओगे, लेकिन खाने को नहीं मिले मर जाओगे, पीने को नहीं मिले मर जाओगे। तो ये कौन सी आवश्यकता है? जैविक या दैहिक। सबसे पहले व्यक्ति इसकी पूर्ति करता है। ठीक है ना। भूखे पेट भजन नहीं हो तो गोपाला, ई डाटो त्यारी कंठी माला। सबसे पहले चाहिए खावे को। ठीक है ना। तो ये व्यक्ति की सबसे पहली आवश्यकता है, क्रमबद्ध तरीके से है, पहली है ये जैविक। फिर जब व्यक्ति की जैविक और दैहिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, तब व्यक्ति क्या मांगता है? सुरक्षा। क्या मांगता है? सुरक्षा। सुरक्षा बोले तो सेफ्टी। ये आपकी दूसरी आवश्यकता है। ध्यान रखना, पहली जैविक या दैहिक, दूसरी इसकी पूर्ति, यानी एक के बाद एक। ठीक है, यही तो मनुष्य जीवन की विडंबना है। जैसे जैसे मांगे पूरी होती जाती है, मांग करते चले जाते हैं। पहली पूर्ति हो गई, फिर इसके बाद क्या चाहिए? उसको सुरक्षा चाहिए। जैसे हम जब आदि मानव थे तो जंगलों में रहते थे, तो जंगलों में जानवरों से खतरा रहता था, तो उसने क्या, कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे बचा जा सके, तो उसने आग का आविष्कार कर लिया। तो क्योंकि आवश्यकता ही तो आविष्कार की जननी है। फिर इसके बाद में नंबर 3, तीसरी क्या आएगी? देखो, तीसरी चीज आएगी, सुरक्षा के बाद हम कहां रहते हैं? समाज में। कहां रहते हैं? समाज। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? अरस्तु ने। ठीक है, समाज में रहते हैं, तो समाज में हमें क्या चाहिए? प्रेम। प्रेम चाहिए हमें, स्नेह चाहिए। ठीक है ना। और हम प्रेम, स्नेह और समाज, 3 चीजें यहां पे। प्रेम भी चाहिए, स्नेह भी चाहिए और समाज भी चाहिए। हम कोई बाबा जी तो है नहीं है कि जाकर के जंगलों में रह लेंगे। हम तो सामाजिक हैं, समाज में रहना है। ठीक है, और समाज में हर व्यक्ति चाहता है कि मुझको प्रेम मिले, मुझको स्नेह मिले, हैं, मुझे प्यार चाहिए। वो गाना है ना, तो क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। सुरक्षा के बाद ये चाहता है, स्नेह भी चाहता है। आप चाहते हैं तुम्हारे माता पिता तुमसे क्या करें? स्नेह। आप चाहते हैं आपकी पत्नी आपसे क्या करे? प्रेम। आप चाहते हैं आपका भाई आपसे क्या करे? प्रेम। आपका पड़ोसी आपसे क्या करे? प्रेम करे। ठीक है, और आपको कहां रहना है? समाज में। तो तीसरी आवश्यकता हो गई प्रेम, स्नेह एंड समाज। ठीक है, जब ये आवश्यकता पूरी हो जाएगी इसके बाद जो चौथी आवश्यकता है वो
प्रेम स्नेह समाज के बाद हर कोई चाहता है कि उसको क्या मिले, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट। ये चौथी आवश्यकता है। यानी प्रेम स्नेह समाज पूरा होने के बाद हर व्यक्ति ये चाहेगा कि उसको क्या मिले, आत्मसम्मान मिले। सेल्फ रेस्पेक्ट भी कोई चीज होती है भाई, ठीक है ना, रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, ये चौथी आवश्यकता, ठीक है। जब इसके बाद में जो नंबर 5वीं आवश्यकता आती है, यहां लिख देता हूं 5वीं, ये कौन सी है, आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि, ठीक है। ये कौन सी आवश्यकता है भाई, ये नंबर 5वीं आवश्यकता है। तो कितनी आवश्यकताएं हो गई भाई, 5 हो गई। व्यक्ति के जीवन में उसके मांगों की विशेष मांग, निर्णयों की बहुत महत्वपूर्ण महत्व होता है। तो मैस्लो ने ऐसे कितने प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं, ऐसी 5 आवश्यकताएं बतलाई हैं जिनका व्यक्ति के जीवन में बड़ा ही अहम रोल है। पहली आवश्यकता है जैविक या दैहिक, दूसरी है सुरक्षा, तीसरी है प्रेम स्नेह समाज, चौथी है आत्मसम्मान और 5वीं है आत्मसिद्धि। इसको अपन आत्मानुभूति भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, आत्मानुभूति, आत्मानुभूति, अपने आप को जानना, आत्मानम विजानती, अपने आप को जानना, ठीक है। कितनी हो गई, ये टोटल हो गई आपकी कितनी, 5। क्या हुआ, अब भाई बताओ एक बार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ फटाफट से। अमित कुमार प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, ठीक है भैया, प्रणाम सबके लिए। देखो कितनी हो गई, 5, ठीक है। अब देखो सबसे, ये जो पहली और नंबर दूसरी है, ये कौन से स्तर की आवश्यकताएं मानी जाती है, ये सबसे निम्न स्तर की है, ये सबसे निम्न स्तर की आवश्यकताएं, निम्न निम्न स्तर की, ठीक है ना। ये आत्मसम्मान और प्रेम स्नेह समाज, ये मानी जाती है मध्य स्तर की आवश्यकताएं, मध्य स्तर, ठीक है। और एक जो आत्मसिद्धि है, इसको माना जाता है सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता, उच्च स्तरीय, ये उच्च स्तरीय है। क्लियर है। तो इन आवश्यकताओं को 5 भागों में आपसे पूछा, निम्न स्तर की कौन सी है, जैविक और सुरक्षा, मध्य की कौन सी है, प्रेम स्नेह समाज और आत्मसम्मान, और सबसे उच्च स्तरीय कौन सी है, आत्मसिद्धि, ठीक है ना। केवल और केवल 95%, कितने परसेंट लोग, 95% लोग, यानी 95% लोग इन 4 आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। 95% लोग, जैविक भी, सुरक्षा भी, प्रेम स्नेह समाज भी और आत्मसम्मान भी, ठीक है। इन 4 आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं 95%, यानी 100 में से 95 लोग इन 4 आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन केवल 5% लोग होते हैं, कितने, केवल 5% लोग ऐसे होते हैं जो आत्मानुभूति या आत्मसिद्धि को प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े तपस्वी जो होते हैं वो इस तक पहुंच पाते हैं। आत्मानम विजानती, अपने आप को जानना, अपने आप को सिद्ध करना, मैं कौन हूं, मेरा क्या वजूद है, मुझे ईश्वर ने क्यों भेजा है, ठीक है ना। इसको समझना ये बड़े बड़े फिलोसफरों का काम है, बड़े बड़े हमारे जो ऋषि हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, मुनि हैं, उनका काम है। तो केवल कितने प्रतिशत लोग पहुंच पाते हैं इस तक, 5% लोग। बाकी के 95% लोग जो हैं इन 4 आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। पहली कौन सी हो गई, जैविक या दैहिक, दूसरी कौन सी हो गई, सुरक्षा, इसके बाद प्रेम स्नेह समाज, चौथी आएगी। इसके बाद क्या चाहता है, आत्मसम्मान मिले, सही, सबको सम्मान भी कोई चीज है, और फिर आत्मसिद्धि मिले, ठीक है ना। वो 5% लोग प्राप्त कर पाते हैं, 95% लोग इन चारों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये जो उन्होंने वर्गीकरण दिया 5 आवश्यकताओं को, मैस्लो साहब ने, इन्हें एक पुस्तक लिखी है, कौन सी, ध्यान रखना, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, क्योंकि 1954 में
इस पुस्तक में उन्होंने इस सिद्धांत का क्या किया है, प्रतिपादन, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, कितनी आवश्यकताएं बताइए, 5। अब यहां से आगे की कहानी संजय सर की जुबानी सुनो। अब आप यहां तक समझ में आया, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हो। कुल कितनी आवश्यकता है, 5। पहली जैविक, दूसरी सुरक्षा, तीसरी प्रेम स्नेह समाज, चौथी आत्मसम्मान, 5वीं आत्मसिद्धि। कितने परसेंट लोग पहुंच पाते, 4 पर 95। कितने परसेंट लोग आत्मसिद्धि आत्मानुभूति है ना पर पहुंच पाते हैं, ओनली 5%। सबसे निम्न स्तर की कौन सी है, जैविक और सुरक्षा। मध्य स्तर की कौन सी है, 2 है, प्रेम स्नेह समाज और आत्मसम्मान। और सबसे उच्च स्तर की केवल 1 है। ठीक है, वो कौन सी है, आत्मसिद्धि या आत्मानुभूति। अब इन आवश्यकताओं को भी, ये जो 5 आवश्यकताएं, मैस्लो ने इन आवश्यकताओं को भी 3 भागों में डिवाइड किया। ये 5 आवश्यकताओं को भी 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया। ठीक है ना, 5 आवश्यकताओं को भी कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है मैस्लो के द्वारा, 3 भागों में। तो लिखेंगे नेक्स्ट आगे, मैस्लो ने इन 5 आवश्यकताओं को कितने भागों में, 3 भागों में, 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया। कितने भागों में कर दिया भाई साहब, 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया। ठीक है ना, कौन कौन से हैं, देखो नंबर 1, पहले कौन कौन से 3 भाग है, देखो सबसे पहले समझो। नंबर 1 पहली आती है व्यक्तिगत आवश्यकताएं, इंडिविजुअल नीड्स, व्यक्तिगत आवश्यकताएं। जो आपकी इंडिविजुअल हैं नीड्स, व्यक्तिगत। ठीक है, दूसरी जो हो गई वो है आपकी सामाजिक आवश्यकताएं, सोशल नीड, सामाजिक आवश्यकताएं, सोशल नीड बोलते हैं। ठीक है, और तीसरी जो है वो है आपकी बौद्धिक आवश्यकताएं, इंटेलेक्चुअल नीड्स, बौद्धिक आवश्यकताएं। ठीक है, कितने भागों में डिवाइड किया, 3। 5 आवश्यकताओं को कितने भागों में, 3। व्यक्तिगत में 2 आएंगी, सामाजिक में 2 आएंगी, व्यक्तिगत में 2, सामाजिक में 2, लेकिन बौद्धिक में केवल 1 है। ठीक है, कौन सी व्यक्तिगत में, शुरू की 2, सामाजिक में बीच वाली 2, और बौद्धिक में ऊपर वाली 1। तो टोटल कितनी हो गई, 5। डिवाइड कितने भागों में कर दिया, बोलो सर 3। कितने, ये तो 4 नहीं, ये तो 4 हो गए, कितने, 3 भागों में। ओके सर, अब देखो व्यक्तिगत कौन कौन सी है, देखो भाई सबसे पहला था जैविक, या कह सकते हैं दैहिक। ये कौन सी रहेगी, व्यक्तिगत पहली, और दूसरी क्या थी, सुरक्षा। ये दोनों कैसी हैं हमारी, ये हमारी व्यक्तिगत नीड है, इंडिविजुअल है ये तो, सुरक्षा चाहिए हर को। ठीक है ना, अब आ जाओ सामाजिक में, इसमें भी 2, जैविक, दैहिक और सुरक्षा के बाद में क्या था, प्रेम स्नेह और समाज। ये तीसरी हो गई, प्रेम स्नेह व समाज, एक तो ये हो गई। और इसके बाद क्या चाहते थे आप हमसे, आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट। ठीक है भाई, तो आपकी 2 ये हो गई। ये कौन सी आवश्यकताओं में आएंगी भाई, आपकी सामाजिक में। ठीक है, अब बौद्धिक में बचे कुल मिला के 1, जब 5% लोग पहुंचे, वो कौन सी है, आत्मसिद्धि या आत्मानुभूति। आत्मसिद्धि, या इसको कह सकते हैं आत्मानुभूति, आत्मानुभूति। ये कौन सी आवश्यकता है भाई आपकी, ये आपकी बौद्धिक आवश्यकता है साहब। क्लियर है, बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। मैस्लो ने 5 आवश्यकताओं को कितने भागों में डिवाइड किया, 3। कौन कौन सी, व्यक्तिगत, सामाजिक और बौद्धिक। अब आपसे पूछा जाए कि जैविक और दैहिक, जैविक दैहिक सुरक्षा कौन सी आवश्यकताओं में आएंगे, बोल व्यक्तिगत में, सामाजिक में, बौद्धिक में, इनमें से कोई नहीं, तो साहब व्यक्तिगत है। प्रेम स्नेह समाज व आत्मसम्मान किस में आएगा, बोल सर सामाजिक में है।
और आत्मसिद्धि और आत्मानुभूति किसमें आएगा? बोल सर बौद्धिक आवश्यकता है। कौन सी है? बौद्धिक। आया समझ में? कौन सी पुस्तक में दिया था? मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी रिटन बाय एब्राहिम मैस्लो 1954, 1954 में लिखी हुई पुस्तक है, इसमें इसका ये वर्गीकरण दिया गया है। किस रूप में दिखाया है? पिरामिड के रूप में। व्यक्तित्व में इसको बोलते हैं मांग पूर्ति का सिद्धांत। व्यक्तित्व का मांग पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया? एब्राहिम मैस्लो। 5 प्रकार की आवश्यकताएं हैं और इसी को क्या, कौन सा संप्रदाय बोलते हैं? मानवतावादी संप्रदाय बोलते हैं इसी को। ठीक है। प्रवर्तक कौन है? एब्राहिम मैस्लो। ठीक है। सहयोगी कौन है? कार्ल रोजर्स। किसको समझना है? व्यक्ति के जीवन को समझने के लिए उसकी मांगों को समझना बहुत जरूरी है। मैस्लो कौन था? एक अर्थशास्त्री भी है और एक मनोवैज्ञानिक भी। क्लियर रहेगा? बताओ समझ में आया कि नहीं आएगा? बताओ फटाफट से कमेंट करके। और अब चलते हैं, देखो लास्ट इसका बिंदु। अभी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का प्रथम बल, वो तो है मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। दूसरा बल है व्यवहारवादी संप्रदाय। और भैया तीसरा बल कौन सा है? मानवतावादी संप्रदाय। तो इसको क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, इस संप्रदाय को मनोविज्ञान का तीसरा बल कहते हैं। तीसरा बल, थर्ड फोर्स। ठीक है, ध्यान रखना, नोट लगा रहा हूं बार बार। फर्स्ट कौन सा है? मनोविश्लेषणवाद। फर्स्ट कौन सा है? मनोविश्लेषणवाद। ठीक है ना। और भैया सेकंड कौन सा है? सर व्यवहारवाद, व्यवहारवादी संप्रदाय। और भैया तीसरा कौन सा है? सर मानवतावादी संप्रदाय। ये कंप्लीट हो गया आपका कौन सा? मानवतावादी संप्रदाय। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल आई। आई तो आगे बढ़ते हैं, अगला संप्रदाय लेते हैं। काफी दिन में क्लास हो रही है, 3 दिन बाद क्लास हो रही है ना। काफी लोग अब तक बहुत आगे निकल जाते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बाद संप्रदायों के बाद में इंपॉर्टेंट फेज स्टार्ट हो जाएगा आपका बाल विकास का। ध्यान रखना। और बाल विकास अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बाल विकास का इतिहास थोड़ा सा समझेंगे, फिर मानव विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे, इसमें अपन सबसे पहले अवृद्धि और विकास को समझेंगे। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार उसका वर्गीकरण पढ़ा जाएगा। ठीक है, फिर विकास की अवस्थाएं प्रारंभ करेंगे, जैसे सबसे पहले गर्भ अवस्था पढ़ेंगे, फिर शैशव अवस्था पढ़ेंगे, फिर बाल्य पढ़ेंगे, फिर किशोर अवस्था पढ़ेंगे। ठीक है, और मानव विकास के विभिन्न जो विकास के जो विभिन्न आयाम हैं कौन कौन से, जैसे संज्ञात्मक आयाम, कॉग्निटिव, तो संज्ञात्मक विकास समझेंगे, मानसिक विकास समझेंगे, शारीरिक विकास समझेंगे, नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ेंगे, आपका सिगमंड फ्रायड का साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे, वहीं एरिक्सन का साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी भी इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत भी पढ़ेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट फेज, ठीक है, इस क्लास के बाद में, मतलब इसको पूरा करने के बाद, आई थिंक आज और कल में पूरा हो जाएगा, तो इसके बाद अपन बाल विकास स्टार्ट कर देंगे, जो इंपॉर्टेंट फेस है जिसका आप बेसब्री से क्या कर रहे हैं? इंतजार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो मैंने पढ़ाया है ये बेकार है। ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ओल्ड पेपर उठा के देखना। इसलिए सबसे पहले मनोविज्ञान का परिचय, इसका उद्भव, इसकी शाखाएं, इसके संप्रदाय, यहां से प्रश्न आए। मैंने कहा रीट प्री में अपने राजस्थान में मानवतावादी में से आया था, पिछली बार 2 प्रश्न आए थे, है ना, 2 क्वेश्चन इसी में से आए थे। रीट मेंस में से क्वेश्चन आए थे, तो बड़े सिंपल डायरेक्ट यही आ रहा था कि उनमें से कौन सा मानवतावादी संप्रदाय से संबंध रखता है, तो वहां पर मैस्लो ना दे करके कार्ल रोजर्स नाम दिया था। तो बहुत जरूरी हो जाता है इन चीजों को पढ़ना। ठीक है ना, विश्वास रखिए। आगे पढ़ते हैं। अगला संप्रदाय संज्ञानवादी संप्रदाय। संज्ञानवादी, कॉग्निटिव स्कूल, संज्ञानवादी संप्रदाय। अब देखो संज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन है? संज्ञानवाद
कि प्रवर्तक किसको माना जाता है? प्रवर्तक तो हमारा एक ही है, कौन है? जीन पियाजे। जीन पियाजे, जीन पियाजे। और ये कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड देश के मनोवैज्ञानिक हैं। ये बड़े बढ़िया जगह है, कभी आना घूम के, है ना। स्विट्जरलैंड चलेंगे आप जब टीचर हो जाएं, जब। ओके, स्विट्जरलैंड देश के हैं, ओके ना। यस। स्विस मनोवैज्ञानिक हैं। और अन्य सहयोगी की बात करें, इसमें सहयोगी कौन कौन थे संज्ञानवाद में? सहयोगी, संज्ञानवाद संप्रदाय के सहयोगी कौन थे? तो ध्यान से सुने। इसमें एक तो था सीमन, सीमन, एक था नेसर, एक था आपका लेब सिमन बायगोस्की, लेब सिमन बायगोस्की, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद का जनक है। एक था जेरोम ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर, और पियाजे तो है ही मैन। ठीक है, ये सब कौन थे? ये संज्ञानवाद के प्रवर्तक। ठीक है ना। संज्ञानवाद, संज्ञान का मतलब, संज्ञान का तात्पर्य क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया हुआ। संज्ञान, संज्ञान क्या है? व्हाट इज द कॉग्निटिव, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉग्निटिव? संज्ञान क्या है? संज्ञान का मतलब है हमारी मानसिक क्रियाएं, हमारी मानसिक क्रियाएं, हमारा मानसिक विकास या मानसिक क्रियाएं, ये संज्ञान कहा जाता है। मानसिक क्रियाएं जैसे 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 हमारी बुद्धि, ठीक है, जैसे तर्क, जैसे चिंतन, जैसे समस्या समाधान, ठीक है ना, समस्या समाधान। ये सब कैसे संबंधित हैं? ये हमारे मस्तिष्क की क्रियाओं से संबंधित, ये हमारी मानसिक क्रियाओं से संबंधित है। और मानसिक क्रियाओं को ही अपन संज्ञान के नाम से जानते हैं। तो संज्ञानवादी जो संप्रदाय है ना, वो मानसिक क्रियाओं पर विशेष बल देता है। किस पर विशेष बल देता है? यानी यह संप्रदाय मानसिक क्रियाओं पर विशेष बल देता है। मानसिक क्रियाओं पर, क्रियाओं पर विशेष बल देता है। विशेष बल। कौन सा संप्रदाय मानसिक क्रियाओं पर विशेष बल देता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञानवादी संप्रदाय। ठीक है ना। निम्न में से कौन संज्ञानवाद के पिता हैं? जीन पियाजे। संज्ञानवाद के और कौन है? सीमन है, नीशर है, लेप्सिमन बायगोस्की है, जेरोम ब्रूनर है। संज्ञान, कॉग्निटिव मीन्स मानसिक क्रियाएं, जैसे बुद्धि, तर्क, चिंतन, समस्या समाधान, प्रत्यक्षीकरण, संवेदना, वाद विवाद, निर्णय, ये सब हमारी कैसी क्रियाएं? मानसिक क्रियाएं, जिसपे अपन मस्तिष्क को यूज कर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ये जो संज्ञानवादी संप्रदाय है, संज्ञानवादी जो है ना, ये मन की तुलना, ध्यान से सुनना, ये मन की तुलना, मन की तुलना कंप्यूटर से करते हैं। किससे करते हैं? कंप्यूटर। मन की तुलना कंप्यूटर से करते हैं। देखो, ये मन की तुलना वाला शब्द तो 2 बार आया है आज, है ना। किसने मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से की है, बर्फ के टुकड़े से की है? तो वो तो किया सिगमंड फ्रायड ने। और मन की तुलना कंप्यूटर से कर रहा है कौन? आपके संज्ञानवादी। कॉग्निटिव स्कूल्स जो है ना, कॉग्निटिविज्म, ये आपके मन की तुलना किससे करते हैं? कंप्यूटर। मन क्या है? कंप्यूटर है। कंप्यूटर, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्सनली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशनल रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। चलो, कोई मतलब नहीं हमें उससे। तो मन की तुलना कंप्यूटर से करते हैं। जैसे कंप्यूटर में एक्यूरेसी होती है, कंप्यूटर में स्पीड होती है, उतनी गति से भागता है हमारा मन। जहां ना पहुंचे रवि, वहां पे पहुंच जाए कभी। जहां सूरज नहीं पहुंच सकता तो जल्दी, उतनी जल्दी हमारा मन वहां पहुंच जाता है। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। तो मन की तुलना कंप्यूटर, कंप्यूटर भी बहुत स्पीड से काम करता है। ठीक है ना। तो कौन सा संप्रदाय मन की तुलना कंप्यूटर से करता है? तो संज्ञानवादी। इसके पिता कौन है? जीन पियाजे। कहां के हैं? स्विट्जरलैंड के। सहयोगी कौन है? सीमन, नेसर, लेप्समन, बायगोस।
फॉर्म। ठीक है, कौन सी क्रियाओं पर विशेष बल दे रहा है? मानसिक क्रियाओं के ऊपर विशेष बल दे रहा है। ठीक है ना, क्लियर? ये हो गया आपका संज्ञानवादी संप्रदाय। बढ़ते हैं अगला संप्रदाय, और अगला संप्रदाय आपका साहचर्यवादी संप्रदाय। कौन सा? साहचर्यवादी संप्रदाय। साहचर्यवादी संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है बताओ? क्योंकि साहचर्यवादी जो संप्रदाय है ना, इसके प्रतिपादक हैं जॉन डीवी। कौन है इसके प्रतिपादक? हैं जॉन डीवी। प्रतिपादक जॉन डीवी, शिक्षा शास्त्री हैं ये, जॉन डीवी। ये संप्रदाय के क्या माने जाते हैं? प्रतिपादक। साहचर्य, ठीक है ना। ये जो संप्रदाय है ना, ये अनुभव पर विशेष बल देता है। किस पर? ये जो संप्रदाय है अनुभव पर विशेष बल देता है, यानी अनुभव पर विशेष बल। जैसे जैसे व्यक्ति को अनुभव होते हैं, अनुभव पर विशेष बल देता है। कौन सा संप्रदाय अनुभव पर विशेष बल देता है? तो भैया याद रखना, आपका जो ये संप्रदाय है, कौन सा? साहचर्यवादी। ये अनुभव पर विशेष बल देता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा बताओ एक बार फटाफट कमेंट करके जल्दी से। इस चीज में कमेंट करते रहा करो, अपने बने रहने का उदाहरण दो, बताइए। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। साहचर्यवादी के संप्रदाय जॉन डीवी, और इसके साथ में एक व्यक्ति और है जिनका नाम है जॉन लॉक। कौन है? जॉन डीवी, जॉन लॉक। ठीक है ना, जॉन डीवी के स्थान पे क्या नाम है? जॉन लॉक। सॉरी, प्रतिपादक जो है इसके, वो कौन है आपके? जॉन लॉक। जॉन लॉक ये वही है शिक्षा शास्त्री जिन्होंने ये कहा था कि एक बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म के समय उसका जो मस्तिष्क होता है वो कोरी स्लेट के समान होता है। ये किसने कहा था? जॉन लॉक। ये जॉन लॉक है कहाँ के? ब्रिटेन के हैं। कहाँ के हैं ये? ब्रिटेन, ब्रिटेन के हैं ये जॉन लॉक। ठीक है ना। तो साहचर्यवादी जो होते हैं ना, वो किस पर विशेष बल देते हैं? अनुभव पर विशेष बल देते हैं। कौन सा संप्रदाय अनुभव पर विशेष बल देता है? तो साहचर्यवादी जो संप्रदाय हैं वो अनुभव पर बल देते हैं। ठीक है ना। और एक चीज और, यह जो संप्रदाय है ना, ये स्पंदन और स्मृति के मध्य, किस पर? यह संप्रदाय स्पंदन, स्पंदन व स्मृति के मध्य संबंधों पर विशेष बल देता है। विशेष बल। अब आप कहेंगे सर स्पंदन क्या है? ठीक है ना, क्या कहेंगे सर? स्पंदन क्या है? देखो, जॉन लॉक इसके प्रतिपादक हैं। जॉन डीवी भाई थोड़ा सा ध्यान चूकने की वजह से मैंने नोट करा दिया था, तो आप उसको करेक्शन कर लेना, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, लिख जाता है ना, इंसान से ही होती है गलती, तो उसको कोई आपको माइंड करने की जरूरत नहीं है। प्रतिपादक कौन है? जॉन लॉक। कहाँ के? ब्रिटेन के। कौन है? शिक्षा शास्त्री। ये भी पूछा गया पेपर में, जॉन लॉक कौन है? मनोवैज्ञानिक नहीं है, शिक्षा शास्त्री। शिक्षा शास्त्री। और शिक्षा की जो प्रकृति को त्रैमुखी माना था वो जॉन डीवी ने माना था। ठीक है ना। किस पर बल देता है? अनुभव पर विशेष बल देते हैं, अनुभव पर विशेष बल। ठीक है ना। स्पंदन व स्मृति के मध्य संबंधों पर विशेष बल। यहां स्पंदन का मतलब क्या है? स्पंदन बोले तो आपका हृदय, आपका हार्ट। ठीक है। और हार्ट और स्मृति बोले तो ये आपकी याददाश्त, मेमोरी। तो हृदय और स्मृति दोनों के बीच में साहचर्य स्थापित करा रहा है। ठीक है ना। तो यहां पर यही लाइन आती है, यहां पर यही लाइन आती है कि कौन सा संप्रदाय स्पंदन व स्मृति के मध्य है। यही लाइन ऐसी उटपटांग लगती है बच्चों को कि ये शब्दावली क्या है। स्पंदन बोले तो आपका हृदय और स्मृति बोले तो आपकी मेमोरी। तो हृदय और मेमोरी के बीच में साहचर्य स्थापित कराता है। कौन सा संप्रदाय? आपका साहचर्यवादी संप्रदाय, जिसके प्रतिपादक कौन है?
जॉन लॉक कहाँ के हैं? ग्रेट ब्रिटेन के। किस पर विशेष बल देते हैं? अनुभव। जैसे जैसे हमें अनुभव होते जाते हैं हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो अनुभव पर क्या देते हैं? विशेष बल देते हैं। कौन सा संप्रदाय अनुभव पर विशेष बल देता है? क्या आपका साहचर्यवादी संप्रदाय। बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ लें। अगला संप्रदाय, चलते हैं अगले संप्रदाय की ओर, ठीक है ना। और अगला संप्रदाय है आपका प्रयोजनवादी। कौन सा संप्रदाय पढ़ेंगे? प्रयोजनवादी संप्रदाय, ठीक है ना। विष्णु भाई पानी है क्या यार? यस, प्रयोजनवादी संप्रदाय, ठीक है। देखो, इस संप्रदाय को प्रयोजनवादी भी बोलते हैं, इसको प्रेरकीय संप्रदाय भी बोलते हैं। प्रेरकीय संप्रदाय, प्रयोजनवादी संप्रदाय या प्रेरकीय संप्रदाय, ठीक है ना। इसको हार्मिक संप्रदाय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मिक। ये वाला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मिक संप्रदाय, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है। इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हैं इसके विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल, प्रयोजनवादी संप्रदाय या प्रेरकीय संप्रदाय या हार्मिक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? विलियम मैकडूगल, ठीक है ना। ये जो हार्मिक संप्रदाय है ना, ठीक है ना, हार्मिक संप्रदाय यानी कौन से संप्रदाय को हार्मिक संप्रदाय भी कहा जाता है? तो याद रखना, ये जो आपका है प्रेरकीय प्रयोजनवाद संप्रदाय, इसको हार्मिक संप्रदाय भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो हार्मिक शब्द है, ठीक है ना, आपसे पूछा जाएगा कि हार्मिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, ठीक है ना। हार्मिक शब्द याद रखना, इसे हार्मिक यानी स्पेलिंग देखना, HORMIC, हार्मिक संप्रदाय भी कहते हैं, अब ये जो हार्मिक शब्द है इसकी व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के हॉर्म शब्द से हुई है। HORME, हॉर्म, ठीक है ना। और इस हॉर्म का अर्थ क्या होता है? वृत्ति। इस हॉर्म का मतलब होता है वृत्ति, और वृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं अर्ज, URGE, ठीक है ना। तो कौन से संप्रदाय को हार्मिक संप्रदाय भी कहा जाता है? हार्मिक। तो याद रखना, आपके जो प्रेरकीय या प्रयोजनवादी संप्रदाय, इसको हार्मिक संप्रदाय भी कहते हैं। और हार्मिक शब्द ग्रीक भाषा के हॉर्म से बना है, और हॉर्म का मतलब होता है वृत्ति, और वृत्ति का मतलब होता है आपका आचरण, आपका रवैया, आपकी मूल प्रवृत्ति, इंग्लिश में बोलते हैं अर्ज इसको, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से पूछ लेता है कि कौन से संप्रदाय को हार्मिक संप्रदाय कहते हैं, हार्मिक शब्द की व्युत्पत्ति कौन सी भाषा से मानी गई है, कौन से शब्द से है, उस शब्द का अर्थ क्या होता है। बहुत सारे प्रश्न यही हो गए। या इसके प्रवर्तक कौन है? विलियम मैकडूगल, ठीक है ना। अब ये जो संप्रदाय है, ये इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, ठीक है ना। यानी ये संप्रदाय उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पर विशेष बल देता है। भाई हम कोई भी क्रिया करते हैं उसके पीछे हमारा कोई ना कोई एक मोटिव, एक उद्देश्य जरूर निश्चित होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण से बताता हूं कि जब सीता का हरण हो गया रामायण में, ध्यान से सुनना, सीता का हरण हो गया रामायण में, रावण ले गया, राम और लक्ष्मण उसको तलाश कर रहे थे, वन वन भटक रहे थे। तो माता सबरी के पास पहुंचते हैं राम और लक्ष्मण दोनों, जहां पर दोनों झूठे बेर खाए थे माता सबरी के। तो माता सबरी ने इनको कहा था कि यहां से कुछ दूर आगे
ऋषिमुख पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव निवास करता है। आप प्रभु उसके पास जाओ, वो आप उससे सहायता मांगो, वो आपकी जरूर सहायता करेगा और उसे आपकी सहायता चाहिए बाली से बचने की। टिट फॉर टैट, सठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा। तो मेरे लिए कर, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, ठीक है ना। दोस्ती है, एक दूसरे का तो काम करना ही होता है। तो पहुंच जाते हैं, वो तलाश करते हैं, ऋषिमुख पर्वत की तरफ बढ़ते हैं। तो वहां पर ये जो सुग्रीव था, पता ही था कि मुझे रावण तो है, सॉरी जो बाली है, वो वहां तो आ नहीं सकता था ऋषिमुख पर्वत पर, क्योंकि ऋषि का श्राप था। तो लेकिन वो किसी ना किसी को सुपारी दे करके भेजता रहता था। एक तरह सुपारी जानते हैं ना, किसी को मारने के लिए गुंडे भेज देना। तो यार तू चले जा, इसको खत्म कर दे, ये दे दूंगा तुझे। तो उसको पता लगा, अंगद ने देखा कि दो व्यक्ति हैं, कांधे पे धनुष बाण हैं और इधर ही चले आ रहे हैं। तो उसने अपने काकाश्री सुग्रीव से कहा कि महाराज ऐसे ऐसे बात है, दो युवक हैं और कंधे पर धनुष बाण है, इधर की ओर ही आ रहे हैं। सुग्रीव कांप गया, पता नहीं यार बाली ने अब पता कैसे लगाया कि सही बात क्या है। तो बोला कि इसको पता लगाने के लिए कौन जाएगा। तो उस समय एक ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, उसका नाम है बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान। तो हनुमान जी से कहा कि भाई पता लगाओ कौन है ये, कैसे आ रहे हैं, दो राजकुमार हैं, बड़े सुंदर हैं, लेकिन कांधे पर धनुष कमान है। तो हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया था, इसका ब्राह्मण वेश, और ब्राह्मण वेश बनाने के बाद और वो सीधे ही राम राम करते करते, माला जपते जपते, और राम जी और लक्ष्मण जी के रास्ते में आ गए। तो जैसे हम वो किसी रास्ता पूछते हैं ना, तो ऐसे ही राम जी ने पूछा, अरे भैया सुनो, हाँ कह रहे पंडित जी, पंडित महाराज जरा सुनो। हाँ बोलो साहब, कि यहाँ पर यूँ बताओ कि वानरों का राजा सुग्रीव कहाँ रहता है। तो चूंकि उस समय संस्कृत की भाषा जो थी ना, संस्कृत भाषा वो जन भाषा थी, लोग संस्कृत में बात किया करते थे। तो हनुमान जी ने पूछा कि किम प्रयोजनम, किम प्रयोजनम, किम प्रयोजनम, किम प्रयोजनम। प्रयोजन का काम है, का उद्देश्य है भैया, तेरा मतलब का है, क्यों पूछ रहे हो आने का प्रयोजन, किस कारण। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है कि बोले ब्राह्मण, तो न्यो बता जाने कि ना जाने, ना जाने तो लंबो पर यहाँ थे। लक्ष्मण जी तो शेषनाग के अवतार है, उनको तो गुस्सा आता है, तो वो तो भड़क गए। राम जी पहचान गए कि देखो हमारा ही चेला है और हमको ही ज्ञान दे रहा है। तो उन्होंने परिचय दिया कि देखो मैं हम कौन हूँ, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम, और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, और ऐसे ऐसे हम सीता की खोज में हम वानरों के राजा सुग्रीव से मिलना चाहते। तो भगवान हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए कि यार मेरे प्रभु मेरे सामने है। ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा था, किम प्रयोजनम, क्या उद्देश्य है, क्यों जाना चाहते हो, और वो उद्देश्य जानने ही आया था। कौन, हनुमान जी, ठीक है ना। तो किम प्रयोजनम, ओके। तो ये जो संप्रदाय है ना, ये किस पर विशेष बल देता है, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पर, कि व्यक्ति का जो भी कार्य होना चाहिए वो उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए। तो इसमें लिखना है यह संप्रदाय, नेक्स्ट लिखो, यह संप्रदाय, यह संप्रदाय उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पर, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पर विशेष बल देता है। क्या देता है, विशेष बल। ओके, कौन सा संप्रदाय उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पर विशेष बल देता है, तो आपका प्रयोजनवादी। ठीक है भाई। अच्छा, अब व्यक्ति के जो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार है, इसका शक्ति बल किसको मानते हैं, और इन्होंने उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का शक्ति बल, शक्ति बल किसको माना है, मूल प्रवृत्तियों, किसको माना है, मूल प्रवृत्ति। ठीक है ना, मूल प्रवृत्तियां ही व्यक्ति को क्रिया करने के लिए क्या करती हैं बच्चों, मोटिवेट करती हैं। तो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का शक्ति बल किसको माना गया है, मूल प्रवृत्तियों को, इंस्टेंट को माना गया है। ठीक है ना,
इन्होंने मनोविज्ञान को जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान भी नाम दिया है। यानी जो मैकडूगल है ना, वो मनोविज्ञान को जीवित जीव जंतुओं के व्यवहार का धनात्मक विज्ञान भी कहता है। धनात्मक विज्ञान कहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। ये संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। ये किसने कहा है? ये भी मैकडूगल ने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक होती हैं। ये जो संप्रदाय है ना, इस संप्रदाय ने एक तो मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत, यानी एक तो कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया? मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है, कौन सा संप्रदाय करता है? प्रयोजनवादी। और इसके साथ साथ समूह मस्तिष्क का प्रतिपादन भी कौन सा करता है? आपका ये प्रयोजनवादी प्रतिपादन, ये भी आपका प्रयोजनवादी संप्रदाय करता है। ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक तो संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक मूल प्रवृत्तियां, ये किसने कहा? विलियम मैकडूगल ने। मनोविज्ञान को जीवित जीव जंतुओं के व्यवहार का या बर्ताव का धनात्मक विज्ञान किसने कहा? तो ये भी इसको विलियम मैकडूगल ने नाम दिया है। मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विलियम मैकडूगल ने किया। समूह मस्तिष्क का प्रतिपादन किसने किया? विलियम मैकडूगल ने किया। कौन सी पुस्तक में किया? तो पुस्तक का नाम है इनका, जो 1908 में लिखी है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। ठीक है ना, कई बार नाम आ चुका है ये, अब आपको याद होनी चाहिए। कब लिखी है? 1908 में। इस पुस्तक में उन्होंने मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसने? विलियम मैकडूगल ने। तो ये आपका कौन सा संप्रदाय हो गया? ये आपका प्रयोजनवादी संप्रदाय हो गया। ठीक है ना। तो कौन सा संप्रदाय उद्देश्यपूर्ण व्यवहार के अध्ययन पर विशेष बल देता है ना? तो आपका मूल प्रयोजनवादी। और कौन उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का शक्ति बल मूल प्रवृत्ति को कौन मानता है? आपका प्रयोजनवादी संप्रदाय। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत और समूह मस्तिष्क का प्रतिपादन किसने किया? तो भैया आपके प्रयोजनवादी संप्रदाय ने। ठीक है ना। और मनोविज्ञान को जीवित जीव जंतुओं के व्यवहार का धनात्मक विज्ञान किसने नाम दिया है? तो प्रयोजनवादी आपके संप्रदाय के द्वारा दिया गया है। बोलो, यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? बताइए फटाफट से, यहां तक की बातें आपके समझ में आई या नहीं आई? चलिए अब बढ़ते हैं अगला संप्रदाय। और मनोविज्ञान का जो अंतिम जो संप्रदाय है, इसके बाद कल से आपकी बाल विकास की क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, अपन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगली जो शाखा है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। यानी एजुकेशन साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान, देखो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कब हुई? इसकी उत्पत्ति हुई है सन 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई 1900 ईस्वी में। और इसको स्पष्ट स्वरूप कब मिला? स्पष्ट रूप कब मिला? सन 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान अपने स्पष्ट स्वरूप में सामने आया था। ठीक है ना। और इसमें किसके प्रयास थे? प्रयास जो थे स्पष्ट स्वरूप दिलाने में,
वो प्रयास मुख्यतः जो थे वो हमारे ईएल थॉर्नडाइक के थे। किसके प्रयासों से? ईएल थॉर्नडाइक। ईएल थॉर्नडाइक जो कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है ना। और इसके साथ में टर्मन था, टर्मन के साथ में गाल्टन भी था, है ना, पिल्सबरी थे, वुडवर्थ था, ठीक है। ये सब इसमें इनका क्या रहा था, इनके प्रयास थे, लेकिन मुख्य प्रयास किसके थे? थॉर्नडाइक के। इसलिए जो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको माना जाता है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक ईएल थॉर्नडाइक को माना जाता, ध्यान रखना, ईएल थॉर्नडाइक, ठीक है। और इन्हीं को मनोविज्ञान का क्या कहते हैं? जनक। सॉरी, कौन से मनोविज्ञान का? शिक्षा मनोविज्ञान। इन्हीं को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, फादर। जनक भी कौन है आपका? थॉर्नडाइक, ठीक है ना, थॉर्नडाइक को। अब शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की कैसी शाखा है? मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें अधगमकर्ता के विकास का अध्ययन शैक्षणिक परिस्थितियों में किया जाता है। अब इस शाखा में होता क्या है? देखो, ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो देखो, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? शिक्षा और मनोविज्ञान। अब आपसे यहां बात करते हैं कि भाई हमारी शिक्षा क्या करती है। भाई सीधी सी बात है, शिक्षा क्या करती है? शिक्षा करती है व्यक्ति के व्यवहार का परिमार्जन। शिक्षा क्या करती है? व्यक्ति के व्यवहार का परिमार्जन। व्यक्ति के व्यवहार का परिमार्जन कौन करती है? शिक्षा। परिमार्जन बोले तो शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन, सब्लिमेशन, उद्दतीकरण, मार्गांतीकरण, शुद्धिकरण करती है। और मनोविज्ञान क्या करता है? मनोविज्ञान करता है व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियर, ये व्यवहार का अध्ययन करता है। और शिक्षा हमारे व्यवहार को क्या करती है? व्यवहार का अध्ययन, ठीक है ना। और शिक्षा हमारे व्यवहार का क्या करती है? परिमार्जन, यानी व्यवहार को शुद्ध करने का काम शिक्षा के द्वारा किया जाता है। यहां तक की चीजें आपके समझ में आ गई होंगी अच्छे से, ठीक है ना। तो देखो, प्रयास तो थे थॉर्नडाइक के। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है थॉर्नडाइक को, जनक माना जाता है शिक्षा मनोविज्ञान को थॉर्नडाइक को। उत्पत्ति कब हुई? 1900 में। स्पष्ट स्वरूप में कब आया? सन 1920 में। शिक्षा क्या करती है? व्यवहार का परिमार्जन। मनोविज्ञान क्या करता है? व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। तो फिर हमारा शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? तो याद रखना, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी क्या करता है? शिक्षा मनोविज्ञान क्या ही करता है? तो ध्यान से सुनेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में, कौन सी परिस्थितियों में? शैक्षणिक परिस्थितियों में, परिस्थितियों में प्राणी के, सॉरी, या अधगम करता बोलो आप, तो प्राणी अधगम करता या बालक, अधगम करता या बालक के व्यवहार का अध्ययन, ठीक है ना। ये काम होता है शिक्षा मनोविज्ञान। अब एक प्रश्न आता है कि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों शब्दों को जोड़ने वाली कड़ी क्या है, ठीक है ना। तो देखो, शिक्षा ये भी व्यवहार पे काम कर रहा है, मनोविज्ञान भी व्यवहार पे काम कर रहा है। एक व्यवहार को शुद्ध कर रहा है, एक व्यवहार को अध्ययन कर रहा है। तो दोनों किस पे काम कर रहे हैं बच्चों? व्यवहार पर, बिहेवियर पर। अब एक प्रश्न बन के आया कि शिक्षा और मनोविज्ञान, इन दोनों शब्दों को जोड़ने वाली कड़ी का क्या नाम है? याद रखना, शिक्षा और मनोविज्ञान
इन दोनों शब्दों को जोड़ने वाली कड़ी क्या है भैया? व्यवहार। ठीक है ना, यानी दोनों शब्दों को जोड़ने वाली ये व्यवहार जो है जोड़ने वाली कड़ी है। पेपर में आप पूछा गया जोड़ने वाली कड़ी, जोड़ने वाली कड़ी, कड़ी का मतलब चेन, दोनों ही व्यवहार पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और एक प्रश्न बन के आया कि शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने विकास की कौन सी अवस्था में? तो वर्तमान में यह अपने विकास की शैशवावस्था में है। कौन सी में? शैशवावस्था, यानी इन्फेंसी पीरियड में है ये। ठीक है, में है। आया समझ में? बताओ यहां तक एक बार फटाफट से बताइए, कमेंट करके बताओ फटाफट से, यहां तक की चीजें समझ में आई क्या? बताइए एक बार, बताओ एक बार फटाफट से, यहां तक की चीजें क्या आपकी समझ में आई? शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने विकास के कौन सी अवस्था में है? तो आपका आंसर क्या रहेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने विकास की शैशवावस्था में है। कौन सी अवस्था में रहेगा? शैशवावस्था में रहेगा। बताइए, ठीक है ना? समझ में आया यहां तक? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये हो गए हमारे मनोविज्ञान के मोस्टली आपके संप्रदाय। ठीक है ना, तो आज हमने स्टार्टिंग से बात कर लें, ठीक है ना, स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले आपने पढ़ा क्या? मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। अब देखो इसकी उत्पत्ति कब हुई? सन 1900 में। प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड, वियना, ऑस्ट्रिया। मनोविश्लेषण शब्द की व्युत्पत्ति चिकित्सा से। समर्थक कौन थे? एडलर, कार्ल युंग, जुंग। और इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान का प्रथम बल इसको कहा जाता है। यहां तक की चीजें कोई दिक्कत? अब इसके बाद में प्रथम बल किसको कहते हैं? मनोविश्लेषणवाद को। द्वितीय बल किसको कहा जाता है? द्वितीय बल कहते हैं हमारे व्यवहारवादी संप्रदाय को। और तृतीय बल कहते हैं मानवतावादी संप्रदाय को। ओके, इसके बाद में इस संप्रदाय में कौन से मन का अध्ययन होता है? अचेतन मन का। फ्रायड ने मन के कितने पक्ष बताए थे? फ्रायड ने मन के 2 पक्ष बताए हैं, स्थलाकृतिक पक्ष और गत्यात्मक। ठीक है, और यहां पर इसके कितने? 3, उसके भी कितने? 3, यानी चेतन, अर्चेतन, अचेतन, और यहाँ ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, ये कितना भाग होता है? 10%। दोनों के बीच में पुल का काम कौन सा कर रहा है? अर्धचेतन मन। और अचेतन मन और अचेतन कितना होता है? 90%। ठीक है ना, इसके बाद में अचेतन मन के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ रहती है? प्रक्षेपी, प्रोजेक्टिव मेथड्स। सर्वप्रथम प्रक्षेपण शब्द प्रयोग किसने किया था? फ्रायड ने। अपनी बातों में विचारों को स्वयं ना बताकर किसी अन्य उद्दीपक के माध्यम से व्यक्त करना क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहा जाता है। ठीक है ना, फ्रायड ने मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमखंड या बर्फ के टुकड़े से की है। किसने की है? फ्रायड ने। अर्धचेतन मन, चेतन मन, ठीक है ना, कितना होता है? 10% चेतन होता है, ये 90%। ठीक है, चेतन मन व चेतन मन के बीच में सेतु कौन है? आपका अर्धचेतन मन। ठीक है, के बीच में सेतु रहता है आपका कौन सा मन रहता है? अर्धचेतन मन। ध्यान रखना है कौन सा मन रहता है? अर्धचेतन। और अचेतन मन में अतृप्त या दुखद या कष्टदायी बातों का घर, जो कि सक्रिय अवस्था में रहते हैं। इसके बाद में मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय को मनोविज्ञान में कितने रूपों में निरूपित किया गया है? बोल सर 3 में। एक तो मनोविज्ञान का एक संप्रदाय, मानसिक रोगों की एक विधि, व्यक्तित्व का एक सिद्धांत। और फ्रायड ने अचेतन मन के अध्ययन के लिए कितनी विधियां बताई हैं? 3, मुक्त साचर विधि, स्वप्न विश्लेषण और सम्मोहन। ओके ना, नेक्स्ट देखो आगे, मानवतावादी संप्रदाय। अब इसके संस्थापक कौन थे? अब्राहम मैस्लो। कौन है इसके? अब्राहम मैस्लो। क्लियर है? इसके प्रवर्तक कौन है? अब्राहम मैस्लो। कौन थे ये? मनोवैज्ञानिक भी थे, अर्थशास्त्री भी थे। सहयोगी कौन था? कार्ल रोजर्स। मैस्लो का मानना था कि व्यक्ति को समझना है तो उसकी मांगों को समझो, उसके निर्णयों को मानो। कितनी मांग बताइए? 5। कितनी आवश्यकताएं बताइए? 5। पहली है जैविक, दूसरी है सुरक्षा, तीसरी है प्रेम स्नेह समाज, चौथी है आत्मसम्मान, 5वीं है आत्मसिद्धि। कितनी आवश्यकताएं हो गई भाई? भाई आवश्यकताएं हो गई आपकी कितनी? 5। कितनी हो गई? 5। ठीक है ना। कौन सी पुस्तक थी? मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। कब लिखी? 1954 में। आवश्यकताओं को कितने भागों में डिवाइड किया? 3। कौन कौन से? व्यक्तिगत आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, बौद्धिक। ये हो गई आपकी। इसमें कौन सी आएगी? जैविक और दैहिक और सुरक्षा। इसमें कौन सी आएगी? प्रेम स्नेह समाज और आत्मसम्मान। इसमें कौन सी आएगी? आत्मसिद्धि और आत्मानुभूति। ठीक है ना।
इस संप्रदाय को क्या मानते हैं? मनोविज्ञान का तीसरा बल। पहला कौन सा था? मनोविश्लेषणवाद। दूसरा कौन सा है? व्यवहारवाद। फिर मैंने आपको रिपीट कर दिया, ठीक है। अब आते हैं संज्ञानवादी। संज्ञानवाद के प्रवर्तक या संज्ञानवाद का पिता किसको कहते हैं? जीन पियाजे को। कहां के? स्विट्जरलैंड के। सहयोगी कौन थे? सीमन था, नेसर था, लेप्समन बायगोस्की था, जेरोम ब्रूनर था। ये सब संज्ञानवादी हैं दोस्तों। कौन है? सब ये संज्ञानवादी हैं, ठीक है। संज्ञान का मतलब क्या है? कॉग्निटिव, हमारी मानसिक क्रियाएं, जैसे बुद्धि, चिंतन, तर्क, निर्णय, विश्लेषण, वाद विवाद, संप्रत्यक्षण, संवेदना, ये सब क्या है? हमारी समस्या समाधान, ये सब हमारी मानसिक क्रियाएं, ठीक है। यानी कौन सी क्रियाओं पर विशेष बल देता है संप्रदाय? मानसिक क्रियाओं पर, ठीक है। संज्ञान का मतलब ही मानसिक क्रियाएं। और इसमें मन की तुलना किससे की गई है? कंप्यूटर से की गई है। और मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े से शायर ने की है, ओके। आचारवादी संप्रदाय प्रतिपादक कौन है? जॉन लॉक। कौन है? शिक्षा शास्त्री है। कहां के? ब्रिटेन। किस पर विशेष बल देता है? अनुभव पर विशेष बल, ठीक है ना। स्पंदन और स्मृति के मध्य संबंधों पर विशेष बल। स्पंदन बोले तो हृदय और आपकी स्मृति के बीच विशेष संबंधों पर बल देता है, ठीक है ना। इसके बाद आया प्रयोजनवादी संप्रदाय या प्रेरक की संप्रदाय, या इसको हार्मिक संप्रदाय भी बोलते हैं। प्रतिपादक कौन है? विलियम मैकडूगल, ठीक है। इसको हार्मिक संप्रदाय भी कहते हैं। और हार्मिक कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा के हॉर्म से बना है। हॉर्म, और हॉर्म का मतलब होता है वृत्ति। वृत्ति यानी अर्ज। यानी यह संप्रदाय जो होता है वो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पर विशेष बल देता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का शक्ति बल किसको मानते भाई? ये मूल प्रवृत्तियों को। और मूल प्रवृत्तियां क्या होती है? संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक। ये कथन भी किसका है? मैकडूगल का है। ये किसने कहा है? विलियम मैकडूगल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है ना। अच्छा, जीवित जीव जंतुओं के व्यवहार का धनात्मक विज्ञान मनोविज्ञान किसने कहा है? मैकडूगल ने। इसमें कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत 1908 में। और समूह मस्तिष्क का प्रतिपादन कौन सी पुस्तक में? एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक में किया है, जो कि 1908 में लिखी है। इसके बाद में आ गया शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी। उत्पत्ति कब हुई? सन 1900 में, ठीक है। इस पर स्वरूप कब मिला? 1920 में। किसके प्रयास थे? ईएल थॉर्नडाइक, टर्मन, गाल्टन एंड पिल्सबरी। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का दर्जा किसको देते हैं? ईएल थॉर्नडाइक साहब को दिया जाता है, ओके। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक को। शिक्षा क्या करती है? व्यवहार का परमार्जन यानी शुद्धिकरण या मार्गांतिकरण या उद्धतीकरण। और मनोविज्ञान क्या करता है? व्यवहार का अध्ययन। दोनों के मूल में क्या है भैया? व्यवहार है। दोनों के मूल में क्या है? व्यवहार। यानी दोनों शब्दों को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? व्यवहार है। प्रश्न आ जाए कि शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी का क्या नाम है? शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी का क्या नाम है? तो आंसर क्या रहेगा? व्यवहार, ठीक है ना। शैक्षणिक परिस्थितियों में अधिगमकर्ता या बालक के व्यवहार का अध्ययन कौन सी शाखा में होता है? शिक्षा मनोविज्ञान में। वर्तमान में अपने विकास की कौन सी अवस्था में? तो अपने विकास की सहसवा अवस्था में है, ठीक है। तो ये रहा आज का जो मनोविज्ञान का जो हमारा संप्रदाय वाला था, ये अब अपने कंप्लीट कर दिया है। अब हम कल से हमारे नेक्स्ट डे से जो क्लास रहेगी वो रहेगी दोस्तों बच्चों बाल विकास, ठीक है ना। तो अपन बाल विकास को लेकर के कल के ही दिन से अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट, सीडीपी एंड पेडागोजी अब आपका डे फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, मेन जो है, ठीक है। क्लियर है? तो जो चैनल पे नया जुड़ा हो उस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। और निश्चित सफलता के लिए आप क्लासें देखते रहें, नोट्स बनाएं अपने, ठीक है ना। आपको इसकी पीडीएफ है आपके टेलीग्राम पर आपको मिल जाती होगी या मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं कल फिर एक बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।